Good evening, everyone. Good evening, ma'am. Good evening, ma'am. Good evening. ओके, तो हम लोग कल तक क्लास जहाँ किए थे, नेक्स्ट आज हम लोग वहां से स्टार्ट करते हैं। कल हम लोग क्लास फिनिश किए थे विकास के सिद्धांत ही किए थे। तो विकास के सिद्धांत में हम आप लोगों को टॉपिक बता दिए थे, एक टॉपिक बताए थे निरंतरता का सिद्धांत, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूअस डेवलपमेंट, यानी कि कैसे व्यक्ति जो है उसमें विकास जो है निरंतर होता है, सतत होता है, वह कभी भी रुकता नहीं है। ठीक है, निरंतर विकास होता है, भले विकास की गति कभी कम होगी कभी ज्यादा होगी, लेकिन विकास कभी भी रुकेगा नहीं। इतना तक आप लोग को क्लियर था? अगर कल के क्लास में अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछिए, नहीं तो फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, सेकंड पॉइंट है हम लोग का विकास की विभिन्न गति का सिद्धांत। इस टॉपिक पे हम लोग कल भी डिस्कस किए थे कि प्रत्येक मानव के प्रतिमान एक समान होते हैं, लेकिन विकास की गति या दर जो होती है वह कभी भी एक समान नहीं होती है। प्रत्येक मानव जो है अलग अलग तरीके से, क्योंकि हर मानव जो है व्यक्तिगत रूप से क्या होते हैं, भिन्न होते हैं। सबकी व्यक्तिगत क्षमताएं अलग होती है, सबकी सोचने की क्षमता है, सबके शौक जो है या फिर सबके अपने अपने पसंद जो अलग अलग होते हैं, इसीलिए विकास की गति और दर भी भिन्न होती है। संसार का कोई भी मानव एक दूसरे से कभी भी एक समान नहीं होता है, वह एक दूसरे से क्या होगा, चाहे 1% हो चाहे 2% हो, लेकिन वह भिन्न ही होगा। ठीक है, अच्छा यहाँ गायत्री जो जुड़ी हुई है, हेलो गायत्री जी। Yes, ma'am. मेरी फ्रेंड का भी नाम गायत्री, हमको लगा कि वही जुड़ी है। अच्छा। तो विकास की गति और दर जो होती है कभी भी एक समान नहीं होती है। प्रत्येक मानव जो है एक दूसरे से भिन्न जरूर होगा, चाहे वह उसकी रुचि अलग होगी, चाहे उसकी क्षमता अलग होगी, चाहे उसकी बौद्धिक क्षमता अलग होगी, चाहे शारीरिक रूप से वह भिन्न होगा। कोई व्यक्ति तंदुरुस्त होगा, मोटा होगा, कोई व्यक्ति पतला दुबला होगा। ठीक है, एक ही कक्षा में पढ़ने वाले समान उम्र के दो बालक जो है एक दूसरे से क्या होंगे, एक क्या है स्वस्थ है तो एक क्या है अस्वस्थ है। एक जो है बौद्धिक रूप से बहुत तेज है तो एक क्या है उसका बौद्धिक रूप से क्या है वो बहुत कमजोर है, या फिर मध्यम बुद्धि वाला है। तो इस तरह से हमें उनमें विकास की गति और दर में भिन्नता नजर आती है, कभी भी एक समानता नजर नहीं आती है। ठीक है, एक ही माता पिता के दो संतानों में भी आपको भिन्नता नजर आएगी। तो ये पॉइंट क्लियर हो गया। आगे बोल रहा है विकास क्रम का सिद्धांत। इस टॉपिक पे भी हम लोग कल डिस्कस किए थे कि विकास जो है एक क्रम में चलता है। ठीक है, प्रत्येक व्यक्ति का विकास क्या होगा, एक क्रमानुसार होगा, एक क्रम के अनुसार होगा, सीक्वेंस में ही जाएगा, बिना क्रमानुसार वह कार्य नहीं करता है। यानी कि हर मानव का, जैसे कि व्यक्ति जब जन्म लेता है तो जन्म के उपरांत हर मानव जो है पहले शिशुअवस्था में, फिर बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में एक क्रमानुसार वो आगे बढ़ता है। ठीक है, तो हर मानव का, एक मिनट, हर मानव का जो है विकास का क्रम क्या होगा, एक समान होगा, वो एक क्रमानुसार ही बात आगे बढ़ेगा। यानी कि बालक का गामक, यानी कि गामक का मतलब होता है मोटर डेवलपमेंट, जिसको हम लोग पेशीय विकास कहते हैं, कि यानी कि मांसपेशियों का बढ़ना, वृद्धि होना, भाषाई संबंधी आदि, भाषा आदि, इन सब का विकास जो होता है एक निश्चित क्रम में होता है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए बालक में भाषाई विकास होगा तो बालक पहले लिखना पढ़ना तो नहीं ना सीख लेगा, पहले बालक बोलना, पहले बालक सुनेगा, सुन के शब्दों को ग्रहण करेगा, फिर बोलना सीखेगा, इसके बाद बालक क्या होगा, पढ़ना सीखेगा, इसके बाद बालक लिखना सीखेगा। तो यह एक निश्चित क्रम में चलता है, जिसको हम लोग सुबोपल्ली के नाम से जानते हैं। सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, अंत में वो लिखने की प्रक्रिया करता है। तो यह एक निश्चित क्रम है। उसी तरह से बालक का जो भी विकास होता है वह एक निश्चित क्रम में होता है और क्रमानुसार ही होगा। ठीक है, बालक जो है मान लीजिए
पेशीय विकास ही है बालक का। तो पेशीय विकास में भी क्या होगा, पहले बालक के मांसपेशियों में मांसपेशियां बढ़ेंगी, मांसपेशियां विकसित होने के बाद क्या होंगे, उनमें मजबूती आएंगी, ठीक है, उनमें मैच्योरिटी आएंगी, तब बालक जो है खड़े होके या घुटनों के बल चलना सीखेगा, गुटक कर चलना सीखेगा, खड़ा होना सीखेगा, ठीक है। इसके बाद वह किसी चीज को पकड़ कर चलना सीखेगा, इसके बाद अपने पैरों पर खड़ा होना सीखेगा। तो यह क्या होता है, एक क्रमानुसार चलता है, एक क्रम के अनुसार चलता है। तो बालक का विकास जो है, यह भी हम लोग का क्या है, विकास के सिद्धांत में से एक है कि विकास जो है एक क्रम के अनुसार चलता है, ठीक है। इसके बाद एक नोट है जिसपे आप लोग ध्यान दीजिएगा, दिया हुआ है मनुष्य में पेशीय विकास जो होता है, यानी कि हम लोगों के मांसपेशियों का जो विकास होता है वह स्थूल से सूक्ष्म की ओर होता है, ठीक है। स्थूल से सूक्ष्म की ओर, स्थूल का मतलब होता है बृहद रूप में और सूक्ष्म मतलब छोटे रूप में, ठीक है। जैसे कि हम आप लोगों को फॉर एग्जाम्पल एक बता रहे हैं, स्थूल से सूक्ष्म की ओर होने का मतलब होगा, आप लोग छोटे बच्चों को कभी भी नोटिस किए होंगे तो देखे होंगे कि छोटे बच्चा जो है पूरा हाथ पैर, 2 से 3 महीने का बच्चा या फिर उससे भी 1 डेढ़ महीने का बच्चा जो होता है, उसके अपने पूरे हाथ पैर पर कंट्रोल नहीं होता है, वो पूरा अपना हाथ पैर पटकेगा बेड पे, ठीक है। उसका मांसपेशियों पर पूरा कंट्रोल नहीं होता, उसको हम लोग बृहद पैमाने में कहते हैं। यानी कि वो जो है केवल हाथ को, फिर उंगलियों को, इन सब में कोऑर्डिनेशन शुरुआती दौर पे नहीं बैठा पाता है। तो वो क्या करता है, बृहद पैमाने पर अपने पेशियों का क्या करता है, विकास करता है, यानी कि बृहद पैमाने पर अपने पेशी तंत्रों का वो यूज करता है। तो पूरे हाथ पैर को वो बेड पर पकड़ेगा। इसके बाद धीरे 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 जैसे बालक बड़ा होगा, उसमें विकास होगा, 2 3 महीने का, 4 महीने का होगा, तब उसमें क्या होता है, किसी चीज को पकड़ने की उसकी उंगलियों पर, या फिर एक हाथ को उठाएगा, या फिर किसी चीज को अपने पैरों को पकड़ेगा, पैरों को पकड़ के मुंह में डालेगा। तो धीरे धीरे जो होता है उसमें स्थूल ये बृहद रूप से जो होता है, किसी चीज को, अपने मांसपेशियों को कंट्रोल करने की क्षमता आती है। शुरुआती दौर में वो स्थूल रूप से। तो यह हम लोग का क्या है, एक यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि बालक का विकास कैसे होता है। बालक का विकास स्थूल से पेशीय विकास, ठीक है। बालक का पेशीय विकास स्थूल से सूक्ष्म की ओर होता है, यानी कि बृहद पैमाने से क्या होता है, सूक्ष्म, यानी कि छोटे पैमाने पर होता है। पहले बृहद रूप में वो अपने मांसपेशियों को कंट्रोल करता है, इसके बाद फिर धीरे 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 उंगलियों पर, हाथों पर, पैरों पर, इन सब पे कंट्रोल करना सीखता है, ठीक है, क्लियर। इसके बाद है हम लोग का एक और इसमें नोट है कि विकास की प्रक्रिया क्या होती है, प्रतिवर्त नहीं होती है। प्रतिवर्त का मतलब होता है रिवर्स, ठीक है। विकास की प्रक्रिया जो है कभी भी प्रतिवर्त नहीं होती है, मीन्स रिवर्स नहीं होती है। यानी कि विकास कभी भी, अगर आपका विकास हो गया है तो वापस वह मुड़कर नहीं आता है, वो वापस पीछे की तरफ बैक नहीं आता है। रिवर्स का मतलब होता है बैक, यानी कि आप जन्म ले लिए, आप जन्म लेने के बाद शैशवावस्था में चले गए, बाल्यावस्था में चले गए, अब क्या आप बाल्यावस्था में जाके आप रिवर्स आ जाएंगे, अगेन शैशवावस्था में आ जाएंगे? नहीं आएंगे ना। आप कक्षा 5 में या 6 में पढ़ चुके हैं और इसके बाद आप 7 में जा रहे हैं, तो आप क्या रिवर्स आ जाएंगे अगेन, फिर से 5 में आ जाएंगे? नहीं। विकास जो है कभी भी रिवर्स नहीं होता है, यानी कि विकास कभी भी प्रतिवर्त नहीं होता है, वापस मुड़कर नहीं आता है। एक बार बालक का जो विकास हो गया वह निरंतर आगे की तरफ ही बढ़ेगा, पीछे कभी नहीं आएगा, ठीक है, क्लियर। जी मैम। यस मैम। चलिए अगला है हम लोग का टॉपिक, विकास की दिशा का सिद्धांत, ठीक है। विकास की दिशा का सिद्धांत यानी कि प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन डेवलपमेंट, यानी कि विकास जो होती है एक दिशा में, उसका एक दिशा निर्धारित होता है, उसी दिशा में वो क्या करती है, आगे की तरफ मूव करती है। तो हम लोग अगर देखेंगे तो विकास की दिशा का सिद्धांत के अनुसार बालक का विकास सिर से पैर की दिशा की ओर होता है, ठीक है। बालक का विकास कहाँ से कहाँ होगा, याद रखिएगा, सिर से। माता के गर्भ में भी बालक का सबसे पहले, शिशु का सबसे पहले सिर का विकास होता है। सिर का डेवलपमेंट हुआ, इसके बाद धीरे धीरे उसके हाथ पैर धीरे धीरे ग्रो करने शुरू करते हैं। और जन्म के उपरांत भी आप लोग देखिएगा, नोटिस कीजिएगा कि बालक सबसे पहले अपने सिर को उठाता है, ठीक है, अपने सिर को उठाने की कोशिश करेगा, इसके बाद अपने हाथ पैर उंगलियों पर उसको कंट्रोल करना वो सीखेगा। तो विकास की दिशा का सिद्धांत क्या बताता है कि बालक का विकास क्या होता है, सब सिर से पैर की ओर होता है। पहले उसका सिर विकसित होगा, इसके बाद धीरे 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 पैर की तरफ वो मूव करेगा। तो बालक में सबसे पहले सिर का ही विकास होता है और उसके बाद बाकी अंगों का विकास होगा।
अपने जीवन के प्रथम सप्ताह में बालक केवल अपने सिर को उठा पाता है। अगर देखा जाए तो जन्म के उपरांत 1 सप्ताह तक अगर हम नोटिस करें तो क्या देखेंगे कि बालक केवल अपने सिर को उठा पा रहा है, बाकी किसी हाथ पैर उंगलियों पर उसका कंट्रोल नहीं है। ठीक है, सिर को उठा पाता है और पहले 3 माह में वह अपने नेत्रों की गति पर नियंत्रण करना सीख जाता है। और 3 महीने में, शुरुआती दौर में जब बच्चा जन्म लेता है तो देखिएगा आप लोग उसको कहीं आवाज भी दीजिएगा ना तो उसका नजर कभी भी आपके ऊपर नहीं पड़ेगा, क्योंकि बालक को अपने नेत्रों पर, अपने नेत्रों के मांसपेशियों पर कंट्रोल ही नहीं रहता है। उसको नहीं समझ में आता है कि मसल्स को कहाँ मूव करना है। ठीक है, शुरुआती दौर पे धीरे धीरे 2 या 3 महीने के बाद बालक जो है अपने क्या करता है, नेत्रों पर गति करना या नियंत्रण करना सीख जाता है। तब आप उसको बोलिएगा, किसी नाम से पुकारिएगा या कुछ चीजें दिखाइएगा, तब वो आपकी तरफ नजर घुमाएगा। नहीं तो पहले आप बोलिएगा ना तो वो अपने नेत्रों को आपकी तरफ नहीं घुमाएगा, उसको उसके मांसपेशियों पे कंट्रोल नहीं रहता है। तो 6 महीने में वह अपने हाथों की गतियों पर भी अधिकार कर लेता है। देखिए, शुरुआती दौर में सिर को उठाना सीखा, 3 महीने में नेत्रों की मांसपेशियों पर कंट्रोल करना सीखा और 6 महीने में हाथ पैरों पर वो क्या करता है, अधिकार, उसकी मांसपेशियों पर अधिकार बालकों का हो जाता है। और 9 महीने में वह सहारा लेकर बच्चा बैठने लगता है। 9 महीने का होते होते तो बच्चे सहारा लेकर बैठने ही लगते हैं और 12 महीने में वह स्वयं बैठने तथा खिसक कर चलने लगता है बालक। ठीक है, तो 1 वर्ष हो जाने पर उसके पैरों पर नियंत्रण हो जाता है बालक का, अपने पैरों पर नियंत्रण करने लगेगा, वो धीरे धीरे अपने कदम बढ़ाकर चलने लगेगा। ठीक है, और वह खड़ा होने लगता है। इस प्रकार जो शिशु अपने जन्म के प्रथम माह में, देखा जाए तो बच्चा जो है अपने जन्म के पहले महीने में केवल सिर को उठा पा रहा था। पहले सबसे पहले क्या हुआ, हम लोग इसको क्या पढ़े कि बालक का सिर से पैर की तरफ विकास हो रहा है। तो हम लोग शुरुआती दौर में क्या कर पढ़े कि बालक सिर को उठा रहा है, दूसरी बार अपने नेत्रों पर कंट्रोल कर रहा है, फिर हाथ पैर के मसल्स पर कंट्रोल कर रहा है। इसके बाद वह धीरे धीरे बाकी की क्रियाएं यानी कि घुटक कर चलना, उठना, बैठना, चलना, ये सारी प्रक्रियाएं बालक सीख रहा है। ठीक है, तो 18 माह तक बालक होते होते बालक जो है पूरी तरह से चलना सीख जाता है। इसीलिए हम लोग जो ये हम लोग का विकास की दिशा का सिद्धांत जो है, इस विकास की दिशा को, सिद्धांत को हम लोग सिरह पदामुखी सिद्धांत भी कहते हैं। ठीक है, नाम याद रहेगा आप लोग को। इस सिद्धांत को हम लोग सिरह पदामुखी सिद्धांत भी कहते हैं, यानी कि बालक का विकास पहले सिर से होता है और सिर से फिर नीचे पैरों की तरफ उसका विकास होता है। इसीलिए इसको कहा गया है सिरह पदाभिमुखी सिद्धांत, यानी कि सिर से पैर की तरफ। ठीक है, सिर से पैर की तरफ ही बालक का विकास होता है। और एक चीज और कि विकास की दिशा केंद्र से परिधि की ओर अर्थात अंदर से बाहर की ओर होती है। विकास की दिशा क्या होगी, केंद्र से परिधि की ओर यानी कि अंदर से बाहर की ओर। क्योंकि मान लीजिए हम लोग एक सर्कल बना रहे हैं, ठीक है, सर्कल बना रहे हैं, सर्कल में अगर बीच में एक डॉट देते हैं तो उसका मतलब क्या है कि विकास जो है उस डॉट से बाहर की तरफ मूव करेगा। कहाँ से कहाँ की तरफ मूव करेगा, विकास जो है उस डॉट से बाहर की तरफ, यानी कि सर्कल गोल, अगर हम लोग का कोई सर्कल है तो उस सर्कल के अंदर से बाहर की तरफ विकास जो होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, केंद्र से परिधि की तरफ, यानी कि केंद्र बिंदु, बीच में जो बिंदु है उस बिंदु से परिधि की तरफ विकास का मूवमेंट होता है। तो इन दोनों से हम लोग का क्वेश्चन आता है, सिरह पदामुखी सिद्धांत यानी कि सिर से पैर की ओर विकास होना, और दूसरा केंद्र से परिधि की तरफ। तो बालक का विकास कैसे होता है, केंद्र से परिधि की तरफ। इसमें क्वेश्चन बहुत ज्यादा डाउटफुल दे देता है, घुमा कर दे देता है कि बालक का विकास परिधि से केंद्र की ओर होता है या फिर केंद्र से हम लोग का चारों दिशा में होता है। तो ये हम लोग को ध्यान में रखना है कि बालक का विकास जो है केंद्र से परिधि की तरफ होता है। ठीक है, ये पॉइंट आप लोगों को क्लियर हुआ, बालक जी की दिशा का सिद्धांत। ठीक है, इसके बाद है हम लोग का एकीकरण का सिद्धांत। एकीकरण का सिद्धांत हम लोग टॉपिक बीएड में भी इस चीज को पढ़े हैं। तो एकीकरण का सिद्धांत का मतलब क्या, हर एक अंगों को एक दूसरे से एकीकृत करना, इंटीग्रेटेड करना, एक दूसरे से जोड़ना। ठीक है, जैसे हम आप लोगों को कल बताए थे एकीकृत का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत में बताए थे कि बालक का अगर एक पक्ष प्रभावित होता है तो उससे उसका दूसरा पक्ष भी प्रभावित होगा। अगर बालक का सामाजिक पक्ष प्रभावित हो रहा है, बालक का शारीरिक पक्ष प्रभावित हो रहा है, तो उससे बालक का नैतिक हो गया, मानसिक हो गया, हर पक्ष प्रभावित होता है।
ये चीज हम बताए थे, क्योंकि सभी के सभी क्या होते हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, सभी के सभी एक दूसरे से जुड़े होते हैं। तो ये भी हम लोग का वही सिद्धांत है, एकीकरण का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार बालक पहले संपूर्ण अंगों को और फिर अंगों के भागों को चलाना सीखता है, उनमें एकीकरण लाना सीखता है, उसको आपस में जोड़ना सीखता है। हम लोग ये जो पढ़े थे कि क्या बोले थे, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, पेशीय तंत्र में विकास क्या होता है बालक का, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, यानी कि पहले बालक पूरे हाथ पैर को पढ़ता है, इसके बाद धीरे 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 बालक जो है क्या करता है, अपने अंगों में कंट्रोल करना सीखता है। तो यहाँ पर भी बालक जो है पहले अपने संपूर्ण अंगों को और फिर पहले पूरे हाथ पैर को पटकेगा और फिर वो उंगलियों में, हाथ में, मांस उनके मांसपेशियों में क्या करेगा, बालक को कोऑर्डिनेशन बनाने की कोशिश करेगा, यानी कि उनको इंटीग्रेटेड करने की कोशिश करेगा। ठीक है, और इसके बाद वह उन भागों में एकीकरण करना सीखता है, धीरे 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 धीरे, एक साथ कुछ नहीं होता है बालक। ये जो साल भर का 0 से लेके 2 वर्ष की जो अवस्था होती है, इस 2 वर्ष की अवस्था में बालक क्या करता है, सीखता ही है कैसे मांसपेशियों को कंट्रोल करना है, कैसे हाथ पैर को मूव करना है, कैसे अपने सेंस ऑर्गन को कंट्रोल करना है, ये सारी चीजें ये 2 वर्षों में बालक सीखता है। ठीक है, तो हम लोग क्या देखें कि पहले पूरे हाथ को, फिर पूरी उंगलियों को, फिर क्या करता है, हाथ को और फिर उंगलियों को, इन सब को आपस में कोऑर्डिनेशन बनाने की बालक कोशिश करता है। किसी चीज को शुरुआती दौर में आप बालक को दीजिएगा पकड़ने के लिए, तो बालक को उसमें पकड़ने की भी क्षमता नहीं होती है, पकड़ने की भी उसमें कुशलता नहीं होती, बालक उसको पकड़ नहीं पाता है। क्योंकि क्या होता है, बालक को मतलब अपने पूरे मांसपेशियों पर एकीकरण नहीं करने आता है। धीरे 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 जब उसका विकास होगा तो बालक उसमें एकीकरण करने की क्षमता लाता है, तब वह किसी चीज को पकड़ सकता है, उसको छोड़ सकता है, उसको फेंक सकता है, तब उसमें वह धीरे धीरे क्षमता और गुण आएगा। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? जी मैम। तो हम लोग अगर बोलेंगे तो एकीकरण का मतलब क्या है कि एक दूसरे से कनेक्टेड होना, यानी कि एक दूसरे से जुड़े रहना। ठीक है, और विकास का अगर एक पक्ष प्रभावित होगा तो उससे उसका दूसरा पक्ष भी प्रभावित होगा, जो कि कल भी हम लोग इस टॉपिक पे डिस्कस किए थे। चलिए, इसके बाद हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट पॉइंट है, विकास के सिद्धांत का ही नेक्स्ट पॉइंट है, जो कि हम लोग का छठा पॉइंट है, जिसको हम लोग बोलेंगे व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत, यानी कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस। ठीक है, व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत, इंडिविजुअल डिफरेंसेस में हम लोग क्या देखेंगे कि हर एक व्यक्ति एक दूसरे से क्या होता है, भिन्न होता है, चाहे वो शारीरिक तौर पे हो, चाहे वो मानसिक तौर पे हो, चाहे वो हम लोग का गत्यात्मक तौर पर हो, चाहे सांवेगिक तौर पर हो, हर एक क्षेत्र में। ठीक है, बालक जो होता है एक दूसरे से क्या होगा, व्यक्तिगत रूप से क्या होगा, भिन्न होगा। जैसे कि मान लीजिए दिया गया है कि कोई बालक जो है ना, आप इमोशनली तौर पर देख लीजिए, ट्विंस भाई बहन है, एक क्या है, बालक बहुत इमोशनल है, बात बात पर रोने लगता है, और एक को कभी रोना ही नहीं आता है। तो इमोशनली दोनों ही, सांवेगिक रूप से दोनों में भिन्नता नजर आई। ठीक है, कोई बालक जो है बहुत जल्दी डर जाता है, कोई बालक को डर ही नहीं आता है, वो भी बालक क्या है, इमोशनली क्या है, एक दूसरे से भिन्न है। कोई बालक जो है शरीर से बहुत फुर्ती वाला है, खेल कूद में हर एक फील्ड में आगे, हर कोई बालक सुस्त है। ठीक है, शर्मीले स्वभाव का है, किसी से जल्दी इंटरेक्ट नहीं हो पाता है, किसी से जल्दी बात नहीं कर पाता है। तो यह भी हम लोग का क्या देखा गया, व्यक्तिगत रूप से बालकों में भिन्नता नजर आई। तो हम लोग यहाँ पे व्यक्तिगत भिन्नता का मतलब यही होता है कि कोई भी समाज का कोई भी दो बालक जो है या दो शिशु जो है एक दूसरे से व्यक्तिगत रूप में क्या होते हैं, भिन्न होते हैं, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में क्यों ना हो। ठीक है, दो बालक है, पढ़ने में दोनों बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत तेज है, लेकिन एक बालक जो है वो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज या क्रियाकलाप करने में बहुत तेज है, उसको उसमें बहुत आनंद आता है, रुचि आती है, लेकिन दूसरे को केवल पढ़ने में ही आनंद आता है, किसी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज में उसको मन नहीं लगता है। तो भिन्नता नजर आई, वहां पे भी तो भिन्नता नजर आई। कोई बालक जो है एक्स्ट्रा एक्टिविटीज के साथ साथ उसको कुछ कुछ बनाना या फिर नए नए आविष्कार करना, इन सब चीजों में इंटरेस्ट है, और किसी बालक को क्या है, वो स्टडी कर रहा है, नए नए एक्सपेरिमेंट कर रहा है, पर खेल कूद में उसको कोई रुचि नहीं है, कोई एक्स्ट्रा एक्टिविटीज वो नहीं करना चाहता है। तो वह भी बालक क्या है, व्यक्तिगत रूप से भिन्न है। ठीक है,
तो हर एक बालक जो है, चाहे उसका सांस्कृतिक, सामाजिक, मानसिक, शारीरिक, संज्ञानात्मक रूप से क्या होते हैं, एक दूसरे से अलग होंगे। ठीक है। अगला हम लोग का पॉइंट है समान प्रतिमानों का सिद्धांत, जो कि हम लोग कल भी डिस्कस किए थे, समान प्रतिमानों का सिद्धांत। अच्छा बताइए, समान प्रतिमानों का सिद्धांत जो हम कल बताए थे, इनमें से आप लोगों, इतने सारे लोग प्रेजेंट है और कल भी आप लोग प्रेजेंट थे, तो कौन बताएंगे समान प्रतिमान का सिद्धांत क्या था? कल हम इस चीज को बताए थे। मैम पूरी जो यूनिवर्स में जो हम लोग का मानव है तो सभी का समान रूप होता है मैम। जैसे 2 पैर है तो हम लोग का हर जगह पे पूरे वर्ल्ड में 2 ही पैर है सभी का। इसी हाँ, को इसी को प्रतिमान, मतलब जैसे मानव। जी मैम, हाँ जैसे प्रतिमान को हम मॉडल बोल सकते हैं। हाँ, वेरी गुड। तो समान प्रतिमान का मतलब यही हुआ कि सबके प्रतिमान क्या होते हैं, मानव जाति के प्रतिमान मानव के समान होंगे, और पशु जाति के प्रतिमान पशु के समान होंगे। मानव का संतान मानव की तरह और पशु का संतान पशुओं के समान ही होगा। ये हम लोग कल भी पढ़े थे। यानी कि हम लोग का पैटर्न जो है सब समय क्या होता है, चाहे यहाँ हो चाहे विश्व के किसी भी कोने में हो, सबका पैटर्न एक समान ही होगा। सब एक जैसे ही दिखेंगे, एक जैसे ही होंगे। भले हाँ उनकी बुद्धि, गति, क्षमता, इन सब में अंतर होगा, लेकिन प्रतिमान क्या होंगे, सबके एक समान होंगे। एक और हम इसके बाद हम लोग का नेक्स्ट पॉइंट है 8 नंबर, सामान्य से विशिष्ट प्रतिक्रियाओं का सिद्धांत। इस टॉपिक पे भी हम कल डिस्कस किए थे और बोले थे कि इससे क्वेश्चन भी आता है कि सामान्य से विशिष्ट का मतलब क्या, कि हर मानव जो है, हर बालक जो है, जब जन्म लेता है तो पहले सामान्य गुणों को सीखता है, इसके बाद वह विशिष्ट गुणों को एक्वायर करता है, विशिष्ट गुणों को सीखता है। फॉर एग्जाम्पल, हम आप लोग को कल एग्जाम्पल जो दिए थे, जैसे सचिन तेंदुलकर का एग्जाम्पल दिए थे कि क्या वह जन्म लेते ही एक महान क्रिकेटर बन गया था? नहीं, वह भी एक सामान्य क्रियाकलापों के माध्यम से जन्म लिया, बड़ा हुआ, इसके बाद उसमें विशेष गुण आए। पहले वह भी जन्म लिया, वह भी क्या है, हाथ पैरों में कंट्रोल करना सीखा, इसके बाद वह गुटक कर चलना सीखा, किसी चीज को पकड़ कर खड़ा होना सीखा, चलना सीखा, इसके बाद बैट पकड़ना सीखा, इसके बाद ना वो क्रिकेट धीरे 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 खेला तो उसमें विशेष गुण आए। विशेष गुण लेकर तो वह जन्म नहीं हुआ। तो हर मानव जो है उसका विकास जो है कहाँ से होता है, सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। जैसे कि हम लोग के एपीजे अब्दुल कलाम, क्या वो एक विशिष्ट गुण लेकर जन्म लेते, जन्म लेते ही वो ब्रिलियंट और साइंटिस्ट हो गए थे? नहीं, वह भी एक सामान्य गुणों को ही पहले अक्वायर किए, इसके बाद धीरे 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 उनमें विशिष्ट गुण आए। तो हर मानव जो है पहले सामान्य गुणों को एक्वायर करता है, इसके बाद उसमें एक विशेष गुण आते हैं। तो ये हो गया हम लोग का सामान्य से विशिष्ट प्रतिक्रियाओं का सिद्धांत। ठीक है, इसमें डाउट नहीं है? नो मैम। नेक्स्ट हम लोग का पॉइंट है वंशानुक्रम एवं वातावरण की अंतःक्रिया का सिद्धांत। वंशानुक्रम और वातावरण की अंतःक्रिया का सिद्धांत। तो इसमें 2 चीजें हैं, एक तो हम लोग का वंशानुक्रम हेरिडिटी, और एक हम लोग का वातावरण यानी कि इन्वायरमेंटल। हर मानव जो है अपने माता पिता से कुछ ना कुछ हेरिडिटी के अनुसार कुछ ना कुछ वो जो है ग्रहण कर कर आता है। माता पिता के कुछ गुणों को वो क्या करता है, ग्रहण कर कर आता है डीएनए के माध्यम से। ठीक है। जैसे कि सपोज डेट मान लीजिए कि किसी माता पिता की संतान है, तो वह उसके माता पिता बहुत ब्रिलियंट है, तो वह अपने माता पिता के डीएनए से उस चीज को, उस बुद्धि को ग्रहण करके आया, लेकर आया, वो उसकी पैतृक संपत्ति हो गई। माता पिता से जो कुछ भी वो एक्वायर करके आया वो उसकी पैतृक संपत्ति हो गई डीएनए के माध्यम से। और वातावरण क्या होता है कि हम जिस माहौल में रहते हैं, जिस परिवेश में रहते हैं, उस परिवेश के अनुसार हम जो कुछ भी सीखते हैं, जानते हैं, वो हम लोग का क्या कहलाता है, वातावरण। ठीक है। तो हम लोग का वंशानुक्रम एवं वातावरण की अंतःक्रिया का संबंध यानी कि दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट होती है। वंशानुक्रम और वातावरण यह दोनों ही एक दूसरे से भिन्न नहीं है, इन दोनों को कभी भी एक दूसरे से अलग नहीं बोलेंगे, ये दोनों एक साथ जुड़े रहते हैं। जैसे कि हम लोग सिक्के के 2 पहलू को कह सकते हैं। सिक्के के 2 पहलू अगर एक दूसरे से अलग कर दिया जाए तो दोनों का अस्तित्व नहीं है। उसी तरह से वंशानुक्रम और वातावरण एक दूसरे से क्या है, इन दोनों का आपस में एक दूसरे से जटिल संबंध है, और ये एक दूसरे से भिन्न कभी नहीं हो सकते हैं। ठीक है। अच्छा चलिए, अब इसको हम एग्जाम्पल के दौरान के तरीके से समझाते हैं कि मान लीजिए एक माता पिता की संतान है। माता पिता बहुत ही बुद्धि में तेज थे, बहुत ब्रिलियंट थे, संतान को भी वही सारे डीएनए के माध्यम से वही सारे पैतृक गुण उसको मिले। बालक भी बहुत ज्यादा क्या है, ब्रिलियंट है, बहुत बुद्धि उसकी तेज है, लेकिन बालक को वैसा वातावरण नहीं मिला, बालक को वैसा परिवेश नहीं मिला। ठीक है।
तो क्या बालक जो पैतृक रूप से अपने माता-पिता से जो गुण एक्वायर करके लाया, उस गुण को वह पूर्ण रूप से उससे लाभ उठा पाएगा? क्योंकि उसको वैसा वातावरण नहीं मिल रहा है, ठीक है? उसके आस-पास का माहौल वैसा नहीं है, उसका फ्रेंड सर्कल वैसा नहीं है। वह बुद्धि से तो तेज है, पैतृक रूप से वह हर चीज़ गुण एक्वायर करके लाया है, पर उसके फ्रेंड सर्कल जो है या फिर आस-पास का माहौल जो है, चाहे घर में बहुत कलह होता है, जिसकी वजह से वो उस चीज़ पर फोकस नहीं कर पाता है, वो उस चीज़ को पढ़ नहीं पाता है, किसी चीज़ ज्ञान को वो ग्रहण नहीं कर पाता है। तो यहाँ पे देखिए वातावरण कितना ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रहा है। तो जब हम लोग बोल सकते हैं कि बालक का जो हेरिडिटी से यानी कि वंशानुक्रम से बालक जो कुछ भी गुणों को एक्वायर करता है, केवल उसी के आधार पर बालक को हम लोग ब्रिलियंट और तेज नहीं बोल सकते, उसका परिवेश भी वैसा होना चाहिए। इन दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत ज़रूरी है। अगर परिवेश सही नहीं है, तो बालक जो है अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में असफल होगा। और मान लीजिए किसी माता-पिता की संतान है, माता-पिता मंदबुद्धि वाले हैं और बालक भी मंदबुद्धि वाला है, लेकिन उसको ऐसा माहौल में रखा गया, ऐसे परिवेश में रखा गया कि बालक को चारों तरफ जो है मान लीजिए एक ऐसा गरीब परिवार का बालक है जिसको सही से हिंदी बोलने में नहीं आती है, लेकिन उस बालक को एक ऐसे परिवेश में रखा गया कि वहाँ पे सब लोग उसे इंग्लिश में टॉक करते हैं, तो क्या बालक 1 मिनट। चलिए, तो हम बोल रहे थे कि मंदबुद्धि वाला ही बालक है, लेकिन उसको ऐसे परिवेश में रखा गया जहाँ पे सब उससे बचपन से ही इंग्लिश में बात कर रहे हैं। तो क्या बालक वो इंग्लिश में बोलना, पढ़ना, लिखना, सीखना जान जाएगा? ज़रूर जान जाएगा क्योंकि उसको वैसे परिवेश में रखा गया है। हमको जैसे परिवेश में रखा जाएगा, जैसे माहौल में रखा जाएगा, वह वैसे ही चीज़ों को क्या करेगा, एक्वायर करेगा, ग्रहण करेगा। इसीलिए वातावरण और प्लस हम लोग का वंशानुक्रम, यह दोनों ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है? और मान लीजिए कोई बालक एकदम ही मंदबुद्धि वाला है। अभी हम आपको ऐसा एग्ज़ाम्पल दिए कि मंदबुद्धि वाला बालक है, लेकिन उसको परिवेश वैसा दिया गया और मंदबुद्धि वाला बालक है, उसको वैसा परिवेश भी नहीं मिला, तो वह बालक कभी भी उस क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ सकता है। ठीक है? तो वंशानुक्रम और हम लोग का पर्यावरण, यह दोनों ही बालक के विकास को आगे बढ़ाने में बहुत ज़्यादा क्या है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। दोनों ही। माता-पिता के डीएनए का बालक के ऊपर बहुत ज़्यादा केवल उसकी बुद्धि क्षेत्र में नहीं, हर क्षेत्र में, बालक रंग रूप में, ठीक है, नाक नक्शे में, कद-काठी में, हर चीज़ से अपने माता-पिता के गुणों को क्या करता है, एक्वायर करता है। सपोज़ दैट किसी के माता-पिता जो है ना कद-काठी में छोटे हैं, ठीक है? नाटे हैं और बालक जब जन्म लेता है तो डीएनए के माध्यम से माता-पिता के वो गुणों को बालक भी क्या करता है? एक्वायर कर लेता है, ग्रहण करता है। वो पैतृक रूप से उसको वह गुण प्राप्त होता है, तो बालक भी क्या है? कद-काठी में छोटा ही होगा। तो वो हम लोग का क्या करता है? वंशानुक्रम पे डिपेंड करता है और वातावरण क्या है? उसके आस-पास के माहौल, आस-पास के वातावरण जैसा परिवेश होता है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये दोनों ही हम लोग के बालक के विकास में बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये क्लियर हुआ? अगर कोई डाउट रहेगा तो पूछिएगा। निशांत जी। नहीं मैम, क्लियर है मैम। लास्ट है और हम लोग का लास्ट टॉपिक है इसका 10 नंबर, परिमार्जिता का सिद्धांत, जिसको हम लोग मॉडिफिकेशन भी कहते हैं, मॉडिफाई करना। ठीक है? क्या कहेंगे? परिमार्जिता का सिद्धांत यानी कि मॉडिफिकेशन। तो परिमार्जिता के सिद्धांत के अनुसार हम लोग क्या देखेंगे कि बालक के विकास की दिशा जो और गति जो होती है, उसको हम लोग परिमार्जित भी कर सकते हैं। परिमार्जिता का मतलब मॉडिफाई। मान लीजिए कोई चीज़ हम बना रहे हैं, अगर वह बिगड़ गया तो हम उसको मॉडिफाई कर लेते हैं, उसमें कुछ बदलाव लाके उसको सुधार लेते हैं। इसी तरह से बालक के विकास में भी अगर किसी प्रकार की कोई त्रुटि है, कोई कमी है, तो उसको मॉडिफाई किया जा सकता है। जैसे कि हम आपको शुरुआती दौर में बताते हैं, ठीक है? 1 मिनट। हम आपको शुरुआती दौर में बताते हैं कि शुरुआती दौर में बालक क्या होता है कि बालक जब जन्म लेता है तो उसके हाथ-पैर जो है मुड़े हुए रहते हैं। तो उनको मालिश किया जाता है, मालिश करके उनके पैरों को सीधा किया जा रहा है। उनके
पूरे बॉडी में मालिश किया जाता है। देखिएगा कि ये चीज़ों को भी मालिश करके ठीक किया जाता है, या फिर हाथ-पैर जिनके टेढ़े होते हैं उनको मालिश करके सीधा किया जाता है। तो ये क्या है, बालक का विकास हुआ, बालक जन्म लिया, बालक का विकास हुआ, उसमें कुछ कमियाँ थी, उसको हम लोगों ने क्या किया, मॉडिफाई किया। तो विकास को हम लोग क्या करते हैं, परिमार्जित कर सकते हैं, ठीक है? ये छोटे पैमाने पे था। अभी देखिए, बालक जो है, बालक का विकास हो गया, बालक बाल्यावस्था की अवस्था में है। बालक में जो है बौद्धिक क्षमता क्या है, कम है, मतलब उसको वैसा परिवेश नहीं मिला कि बालक जो है बौद्धिक रूप से बहुत ज़्यादा तीव्र हो सके या फिर शिक्षा को ग्रहण कर सके। तो बालक को ऐसा परिवेश दिया गया या फिर ऐसे ट्यूटर के पास भेजा गया जिससे वो उसका क्या किया गया, उसको मॉडिफाई किया गया। उसके अंदर जो कुछ भी कमियाँ थी, उस कमियों को जाना गया, जानकर उसकी समस्याओं को दूर किया गया और इसके बाद उसको क्या किया गया, विकास के निश्चित दिशा की ओर आगे बढ़ाया गया। तो उसको क्या किया गया, मॉडिफाई किया गया, ठीक है? तो यहाँ पे हम लोग क्या बोल सकते हैं कि बालक को हम लोग, अगर बालक के विकास में किसी प्रकार की कोई कमी आती है, किसी प्रकार का कोई त्रुटि होती है, तो उसमें सुधार लाया जा सकता है। उसमें सुधार लाके उसको परिमार्जित किया जा सकता है, उसको मॉडिफाई किया जा सकता है, ताकि विकास जो है, बालक का विकास जो है एक निश्चित क्रम से एक सही मार्ग से आगे की तरफ बढ़े, ठीक है? तो इसमें अगर हम लोग देखें तो शिक्षा का हम लोग का बहुत बड़ा हाथ होता है। ठीक है, शिक्षा के स्तर पर ज़्यादातर हम लोग देखते हैं कि किशोरावस्था में बालक जो है गलत मार्ग को पकड़ लेते हैं, गलत राह पर चले जाते हैं। तो शिक्षा के माध्यम से, स्नेह और प्यार के माध्यम से ऐसे बालकों को हम लोग परिमार्जित कर सकते हैं, उनको सही रास्ते पर ला सकते हैं। ठीक है? तो परिमार्जिता का सिद्धांत हम लोग का यही होता है। तो इसमें हम लोग अगर देखें तो बालक का संतुलित और सर्वांगीण विकास करना ही हम लोग का क्या होता है? परिमार्जिता कहलाता है। मतलब उसका ऐसा संतुलित विकास करें कि जिस मार्ग में वो भटक रहा है, उस मार्ग से उसको वहां से निकाला जा सके। चलिए, ये हम लोग का विकास का सिद्धांत जो था टॉपिक, ये आज अभी क्लियर हो गया, पूरा का पूरा टॉपिक खत्म हो गया। इसमें 10 पॉइंट से 10 पॉइंट्स हम आप लोग को डील कर दिए। अब इस 10 पॉइंट्स में आप लोग को कोई अगर डाउट है, कोई नहीं, अगर क्वेश्चन है किसी का, तो पूछ लीजिए। हम इसके बाद हम न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे, विकास के विभिन्न आयाम। आप लोग की होगा। हम लोग को लिखवाते रहे। हम ये पीडीएफ बना के भेज देंगे, पीडीएफ बना के भेज देंगे, आप लोग सर्च लेंगे। विकास जी, कोई डाउट नहीं है? चलिए, आप लोग कुछ नहीं बोल रहे हैं कि कोई डाउट नहीं है। अगला हम लोग का टॉपिक है, अब हम लोग पढ़ेंगे विकास के विभिन्न आयाम, जो कि हम आप लोग को कल लिंक में भेजे थे कि क्या क्या टॉपिक पे आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो विकास के सिद्धांत हम लोग का कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग के विकास के विभिन्न आयाम। ठीक है, विकास के विभिन्न आयाम ये हम लोग का एक सीक्वेंस में रहेगा। जिस सीक्वेंस में हम बता रहे हैं उसी सीक्वेंस में हम लोग का ये विकास के विभिन्न आयाम आएगा। तो बालक के विकास के विभिन्न आयाम क्या क्या होते हैं? पहला है हम लोग का सामाजिक विकास, ठीक है। दूसरा में आ जाएगा हम लोग का सांवेगिक विकास। तीसरा में आ जाएगा हम लोग का नैतिक विकास। इसके बाद संज्ञानात्मक विकास, मानसिक विकास, भाषात्मक विकास और शारीरिक विकास। ये हम लोग के विकास के विभिन्न आयाम हैं। तो सबसे पहले हम लोग का विकास का विभिन्न आयामों में सबसे पहले हम लोग देखते हैं सामाजिक विकास। देखिए, सोशल डेवलपमेंट, बालक का सामाजिक विकास कैसे होता है? तो बालक का सामाजिक विकास में हम लोग देखिए कि सामाजिक विकास सीखने की वह प्रक्रिया है जो समूह के स्तर से परंपराओं तथा रीति रिवाजों के अनुकूल अपने और पारस्परिक सहयोगों की भावना में सहायक होता है। सामाजिक विकास में हम लोग क्या देखेंगे कि बालक जब, आप देखिएगा शैशवावस्था तक बालक का परिवार क्या होता है, उसके घर परिवार के लोग, उसके सदस्य, बस उसके लिए वही उसका समाज है। वह उतना ही छोटा उसका समाज है। थोड़ा बड़ा होता है, घर से बाहर निकलता है तो आसपास के लोग, ठीक है, यह उसका समाज के सदस्य बनते हैं। इसके बाद थोड़ा और बड़ा जो बालक होता है तो स्कूल जाता है, स्कूल जाता है तो उसका समाज और बड़ा होता है और विस्तृत होता है और ज्यादा लोगों से उसको मिलने का मौका मिलता है। तो इस तरह से बालक का क्या हो रहा है, धीरे 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 सामाजिक विकास हो रहा है। तो बालक क्या करते हैं, पहले
छोटे पैमाने पे अपने समाज का निर्माण करते हैं, यानी कि घर परिवार, माता पिता, दादा दादी, जो भी उनके घर के सदस्य हैं, उन सदस्यों के माध्यम से बालक सामाजिक रूप से कुछ कुछ गुणों को सीखते हैं। थोड़े बड़े होने के बाद अपने आस पड़ोस के लोगों से कुछ सामाजिक गुणों को सीखते हैं, और इसके बाद जब बड़े होते हैं तो बृहद पैमाने पर स्कूल जाने जाते हैं, तो उनका फ्रेंड सर्कल बढ़ता है, टीचर से मिलते हैं, अपने फ्रेंड्स के पेरेंट्स से मिलते हैं। तो इस तरह उनका सामाजिक विकास क्या होता है, धीरे धीरे बालक का धीरे धीरे निरंतर बढ़ता जाता है। तो इस संबंध में हम लोग के दो मनोवैज्ञानिक है जिन्होंने कुछ परिभाषाएं दी हैं। तो पहले मनोवैज्ञानिक जो है हम लोग के मनोवैज्ञानिक हरलॉक, ठीक है, उन्होंने यह परिभाषा दी है, सॉरी, हरलॉक की ही ये दोनों ही परिभाषाएं हैं। हरलॉक जी ने ही कहा है कि सामाजिकीकरण, बालक का सामाजिक विकास, यानी कि बालक को एक सामाजिक प्राणी बनाना। ठीक है, बालक हम लोग क्या है, हम लोग अगर अपने आप को बोले तो हम लोग एक सामाजिक प्राणी हैं। हम लोग समाज में, समाज के अलावा कहीं बाहर नहीं रह सकते हैं, समाज में ही हम लोग का अस्तित्व है, समाज के बाहर हम लोग का कोई अस्तित्व नहीं है। तो सामाजिक प्राणी होने के कारण हम लोग क्या कहे होता है हम लोग में कि सामाजिकीकरण, सामाजिक प्रयासों के अनुकूल व्यवहार करने की क्षमता होती है। ये हरलॉक जी का कहना है कि हम लोग जो कुछ भी सामाजिक गुणों को अपने अंदर एक्वायर करते हैं, जो कुछ भी सामाजिक गुणों को अपने अंदर सीखते हैं, ग्रहण करते हैं, उसके अनुसार क्या करते हैं हम लोग, समाज के जितने भी रूल्स हैं, नियम्स हैं, उन सबको ग्रहण करते हैं, उनके अनुसार ही उनको पालन करते हुए ही हम समाज में क्या करते हैं, सर्वाइव करते हैं और समाज में रहते हैं। ठीक है, उसके अनुसार ही हम लोग समाज में रहते हैं और समाज के गुणों को सीखते हैं। दूसरा बोल रहा है कि सामाजिक विकास से अभिप्राय सामाजिक संबंध में परिपक्वता प्राप्त करने से होता है। इसमें बोल रहे हैं हरलॉक जी कि सामाजिक विकास का मतलब क्या होता है कि सामाजिक, जितने भी सामाजिक क्षेत्र के नियम कानून है, उन सबको सीखना, जानना और अपने आप को उसमें मैच्योर बनाना, परिपक्व बनाना, यही क्या है हम लोग का सामाजिक विकास है। तो देखिएगा, आप छोटे बच्चे जो होते हैं, जो एकदम शिशु होते हैं, उनमें पहले सामाजिक गुण नहीं होता है। ठीक है, धीरे धीरे बालकों में सामाजिक गुण आता है कि ये आंटी है, ये अंकल है, इनको रिस्पेक्ट देना है, इनके साथ ऐसे बात करनी है। ठीक है, इसके बाद धीरे धीरे उनमें और ज्यादा कुशलता आती है, धीरे धीरे और ज्यादा कुशलता आती है, उनका सामाजिक दायरा धीरे धीरे बढ़ता है। तो इस तरह से ना बालक में परिपक्वता आती है, मैच्योरिटी आती है, और बालक अपने सामाजिक गुणों को सीख कर समाज में निरंतर रहने के लायक बनता है। ठीक है, हम लोग समाज के अंदर रहते हैं, हम लोग एक सामाजिक प्राणी है, समाज के गुणों को सीखते हैं, जानते हैं और उनका नियम का पालन करते हैं। ठीक है, इसके अनुसार ही हम समाज में रहते हैं। सामाजिकीकरण का मतलब ये नहीं होता है कि केवल सामाजिक नियमों को जानना, केवल जानना नहीं, उसका पालन भी करना। उसका पालन हम करेंगे तभी हम एक सामाजिक प्राणी है। अगर हम लोग पालन नहीं करेंगे तो हम लोग क्या है, सामाजिक प्राणी नहीं है। ठीक है, देखा जाता है ना कि जो समाज के नियमों का पालन नहीं कर रहा, उसको समाज से बहिष्कृत कर दिया जाता है, उसको समाज से अलग कर दिया जाता है। तो समाज में रहने के नाते हमें सामाजिक नियमों का पालन करना है। ये था हम लोग का सामाजिक विकास, जो कि बालक में क्या होता है, शिशुअवस्था के दौरान से ही स्टार्ट हो जाता है। शिशुअवस्था में उसका सामाजिक दायरा छोटा होता है, धीरे धीरे जैसे बालक बड़ा होता है, उसका सामाजिक दायरा जो है विस्तृत होता जाता है। समाज, ये हम लोग का विकास के आयाम का पहला पॉइंट। अगला है हम लोग का पॉइंट है संवेगात्मक विकास, इमोशनल डेवलपमेंट। ठीक है, यह भी हम लोग का क्या है, आयाम का दूसरा पॉइंट है। तो संवेगिक रूप से अगर हम लोग देखें, इमोशनली रूप से देखें, तो इसका भी विकास आप लोग देखिएगा शुरुआती दौर पे छोटे बालक को, छोटे शिशु को, कि बालक जब किसी चीज की हट करता है तो उसे वह चीज एकदम चाहिए, वो किसी चीज को मानता नहीं है, सुनता नहीं है, उस चीज के लिए वो हट करने लगता है, रोने लगता है। धीरे धीरे बालक जो है उसको यह समझ में आने लगती है कि नहीं, रोना सही नहीं है, समाज में हमारा क्या इमेज बन रहा है। धीरे धीरे वो अपने इमोशंस पर कंट्रोल करने लगता है। जब बालक शिशु छोटा होता है तो अपना डिमांड पूरा करने के लिए रोड पे भी तहलका मचा देगा, लौट जाएगा, किसी चीज के लिए जिद करने लगेगा। लेकिन जैसे 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 बालक बड़ा होता है, वो अपने इमोशंस पे कंट्रोल करने लगता है। ठीक है, वो परिस्थितियों को जानने लगता है, वो अपने इमोशंस पे, अपने गुस्से पे, अपनी भावनाओं पे कंट्रोल करने लगता है। तो इसमें हम लोग यही जानेंगे, संवेगात्मक विकास। तो संवेग व्यक्ति के आवेश को प्रदर्शित करता है। ठीक है, हम लोग अगर किसी संवेग में रहते हैं
क्रोध में है तो हमारा चेहरा बता देता है कि हम क्रोध में हैं। हम अगर खुश हैं तो हमारा चेहरा बता देता है कि हम खुश हैं। दुखी हैं तो चेहरा बता देता है कि दुखी हैं। तो वो हमारे क्या करता है, संवेग क्या करता है, व्यक्ति के आवेश को प्रदर्शित कर रहा है। और जैसे भय हो गया, खुशी हो गया, इन सबको वो प्रदर्शित कर रहा है। तो कुछ संवेग सकारात्मक भी होते हैं और कुछ संवेग नकारात्मक। सकारात्मक में हम लोग का खुशी हो जाएगा, नकारात्मक दुख हो जाएगा, क्रोध हो जाएगा। ठीक है, तो संवेगात्मक संवेग का उचित विकास तथा नकारात्मक संवेग का यथासंभव कम करने का प्रयास करना चाहिए। संवेगात्मक विकास में क्या करना है कि बालक, छोटे शिशु से हम लोग अध्ययन कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, तो छोटे शिशु के सकारात्मक संवेग को बढ़ावा देना चाहिए और नकारात्मक संवेग को कम करने की कोशिश करनी चाहिए। ठीक है, बालक बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहा है, बहुत ज्यादा क्रोध में आ जाता है, किसी चीज के हट करने लगता है तो बहुत क्रोधित हो जाता है। ये जो बालक के नकारात्मक संवेग है, इन संवेगों को हमें क्या करना चाहिए, कम करने की कोशिश करनी चाहिए। कैसे? स्नेह से, डांट डकार कर नहीं। सीटेड में कभी भी पनिशमेंट को वैल्यू नहीं दिया गया है। सीटेड में अगर जब भी क्वेश्चन आए कि बालक जो है आपकी बात नहीं सुन रहा है तो उसको 2 थप्पड़ लगा दे या 2 डंडा लगा दे, तो ये कभी भी ऑप्शन नहीं होगा, गलत होगा। सीटेड में कभी भी पनिशमेंट को वैल्यू नहीं दिया गया, पनिशमेंट देना ही नहीं है बालक को। अगर बालक को आपको हैंडल करना है तो प्यार से हैंडल कीजिए, किसी दूसरे तरीके से हैंडल कीजिए, घुमा फिरा कर हैंडल कीजिए, कोई उसको पुनर्बलन देकर हैंडल कीजिए, लेकिन पनिश तो कभी भी बालक को करना ही नहीं है। डंडे का इस्तेमाल, मार का इस्तेमाल, डांट का इस्तेमाल नहीं करना है बालकों के ऊपर। तो इतना क्लियर हो गया, संवेगात्मक विकास हो गया। इसके बाद है हम लोग का नैतिक विकास, मोरल डेवलपमेंट जिसको हम लोग कहेंगे। तो नैतिक विकास का अर्थ क्या हो गया, बालकों में नैतिक मूल्यों का विकास करना, यानी कि अपने बड़ों की बातों को मानना, उनको रिस्पेक्ट देना, ठीक है, उनका आदर सम्मान करना। इन नैतिक मूल्यों को आप लोग देखिएगा, छोटे क्लासेस के बच्चों को हम लोग मॉरल एजुकेशन पढ़ाते हैं। वो मॉरल एजुकेशन क्यों बच्चों को पढ़ाया जाता है? ताकि बालकों में नैतिकता का विकास किया जा सके, नैतिक गुणों को हम लोग उसमें डाल सके। इसलिए बालकों को नैतिक कहानियों के माध्यम से, क्योंकि छोटे बालक जो है ना, किस्से, कहानियां, इन सबको सुनने में ज्यादा इंटरेस्ट, ज्यादा रुचि लेते हैं, उनको वो चीजें ज्यादा अच्छी लगती है और उन चीजों को वो सुनेंगे और उसका पालन भी करेंगे। इसीलिए छोटे क्लासेस के बच्चों को कहानियों के माध्यम से, ठीक है, कविताओं के माध्यम से, किस्से कहानियों के माध्यम से, इन सब के माध्यम से ये सारी चीजें जो है बताई जाती है और सिखाई जाती है। ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि नैतिक संकल्पना की भावना जागृत करना बालकों में। नैतिक संकल्पना के अंतर्गत हम लोग का क्या जाएगा, ईमानदारी, सत्यनिष्ठा, निश्चलता की भावना, ये सारी चीजें जो अच्छी अच्छी चीजें हैं वो सब। तो ज्यादातर देखिएगा मोरल डेवलपमेंट में बच्चों को ये दिखाया जाता है कि एक ऑनेस्टी की कहानी बताई जा रही है कि एक जो है, जैसे हम लोग बचपन में पढ़े हैं लकड़हारे की कहानी, कि लकड़हारा जो है लकड़ी काट रहा था नदी के किनारे, तो वो उसका जो कुल्हाड़ी जो है वो बहुत गरीब व्यक्ति था, उसका कुल्हाड़ी जो है लोहे का था, वो नदी में गिर जाता है। ठीक है, ये क्या है, मोरल डेवलपमेंट है ना, बालकों में मोरलिटी का विकास करना है, बालकों का नैतिकता का विकास करना है। उसके लिए ऐसी ऐसी कहानियां बताई जाती है ताकि बच्चे भी इस चीज को एक्वायर करें, ईमानदारी को ग्रहण करें और अपने कैरेक्टर में, अपने चरित्र में इसको शामिल करें। ठीक है, तो लकड़हारे की लकड़ी गिर जाती है और अंदर से नदी से अगर देवी निकलती है तो देवी उसको सोने की फिर चांदी की कुल्हाड़ियां दिखाती है, तभी वो उस चीज को नहीं मानता है, बोलता है कि नहीं ये मेरी कुल्हाड़ी नहीं है, यानी कि वो अपनी ईमानदारी को वहां प्रदर्शित कर रहा है। तो इस तरह की कहानियों के माध्यम से बालकों को क्या किया जाता है, बालकों में नैतिकता का विकास करवाया जाता है किस्से और कहानियों के माध्यम से। इसके बाद हम लोग का बोल रहा है संज्ञानात्मक विकास, यानी कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट, यानी कि किसी चीज के समझ का विकास, किसी चीज का समझ। हम लोग का मान लीजिए कोई एक टॉपिक है, कोई चीज है, मान लीजिए ये लैपटॉप ही है, तो लैपटॉप क्या है क्या नहीं है, इसके प्रति मेरी जो कुछ भी समझ है, इसका विकास होना, यही हम लोग का क्या कहलाता है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट। जैसे कि हम लोग सीटेड ही पढ़ रहे हैं, तो सीटेड क्या है, सीटेड का मतलब क्या होता है, सीटेड में क्या क्या होता है, कैसे स्टडी की जाती है, तो इसका पूरा कॉन्सेप्ट जो हम लोग क्लियर कर रहे हैं, पूरा कॉन्सेप्ट जो हम लोग जान रहे हैं, यही हम लोग का क्या है, संज्ञान, यानी कि समझ। आज आप लोग प्राय न्यूज़पेपर में, न्यूज चैनल्स में देखे होंगे कि उसके ऊपर संज्ञान, उस बात के ऊपर संज्ञान ले लिया गया, यानी कि उसकी पूरी समझ जो है, उसका पूरा कॉन्सेप्ट हम लोगों ने क्लियर कर लिया कि उसका क्या टॉपिक है, किस मामले में क्या चीज हो रहा है। अक्सर
न्यूज रिपोर्टर्स बोलते हैं कि उसके ऊपर हम लोगों ने संज्ञान ले लिया, यानी कि उसकी सारी जानकारी हम लोगों ने इकट्ठा कर ली। ठीक है, तो संज्ञानात्मक विकास से तात्पर्य अगर हम लोग देखें तो संवेदीय सूचनाओं को ग्रहण करना। संवेदी सूचना यानी कि हम लोगों ने अपने सेंस ऑर्गन के थ्रू, हमारे 5 सेंस ऑर्गन होते हैं ना, तो वो 5 सेंस ऑर्गन के थ्रू हम अपने आसपास के वातावरण से सारे इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके कहाँ स्टोर करें, अपने माइंड में, और इसके ऊपर हम लोग क्या करें, उसको फिर सीक्वेंस में सजाएंगे कि कौन किस ग्रुप में जाएगा, और इसके बाद हम लोग उसका कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। ठीक है, मान लीजिए एक छोटा बालक है, बाहर में वो कुत्ता देखा, बिल्ली देखा, ठीक है, हाथी देखा, आसमान में उड़ते हुए पक्षियों को देखा, बाहर में उसने इन सब चीजों को देखा, उन सब चीजों को उसने क्या किया, अपने सेंस ऑर्गन के थ्रू कैप्चर किया, माइंड में स्टोर किया, और इसके बाद सबको उसने अपने माइंड में वर्गीकृत किया, उसको अलग अलग सीक्वेंस में सजाया, और इसके बाद सबके ऊपर उसने कॉन्सेप्ट क्लियर किया कि ये कुत्ता है, ये भौं भौं करता है, ये बिल्ली है, ये म्याऊं म्याऊं बोलती है, ये पक्षी है, ये आसमान में उड़ती है, सबका कॉन्सेप्ट क्लियर किया। ठीक है, तो संज्ञान का मतलब क्या है, किसी भी विषय या किसी भी चीज के ऊपर अपनी समझ का निर्माण करना कि वो वास्तव में है क्या, उसकी पूरी जानकारी ग्रहण करना। ठीक है, उस पर चिंतन करना, उस पर विचार करना, ये हम लोग का क्या होता है, संज्ञान कहलाता है। तो जिसका प्रयोग विभिन्न परिस्थितियों में करके बालक समस्या का समाधान करता है। अब जो कुछ भी संज्ञान उसने अपने आसपास के माहौल से लिया, उसको ग्रहण किया, उसके ऊपर अपनी समझ का निर्माण किया। अब कोई ऐसी परिस्थिति आएगी, मान लीजिए उसके सामने अचानक से न कुत्ता आया, न बिल्ली आई, कोई अंदर पशु आ गया, मान लीजिए गिलहरी आ गई, तो गिलहरी को देखेगा तो वह अपने माइंड में पहले जो कुत्ते को देखा है उसका जो कॉन्सेप्ट बनाया है, या फिर बिल्ली को जो देखा है उसका जो कॉन्सेप्ट बनाया है, उन दोनों से उसका आकलन करेगा कि ये क्या है, नहीं ये ना कुत्ता है, ये ना बिल्ली है, ये कोई दूसरा पशु है। अब उसके प्रति वो समझ का निर्माण करेगा। या फिर हम लोग अपनी पूर्व भावनाओं के माध्यम से, अपने पूर्व विचारों, अपने अनुभवों के माध्यम से नई समस्या का समाधान करते हैं। मान लीजिए आप लोग स्कूल में या फिर कॉलेज में जब स्टडी करने जाते होंगे, तो किस तरह से क्लास करना है, कैसे टीचर्स को हम लोग को ये रिस्पेक्ट देना है, उनको ग्रीट करना है, ये सारी चीजें आप लोगों ने सीखी है। तो जूम मीटिंग में भी जब आए तो आप लोगों ने वो पूर्व अनुभव को या फिर अपने पूर्व ज्ञान को यहाँ पे क्या किया, इन जूम मीटिंग में इस्तेमाल किया कि टीचर जब आएंगी तो उनको गुड मॉर्निंग विश करना है या गुड इवनिंग विश करना है, इसके बाद उनके साथ किस तरह से इंटरेक्ट होना है, बातचीत करना है, कैसे क्वेश्चन करना है, उस पूर्व अनुभव का तो आप लोगों ने यहाँ पे इस्तेमाल किया। ये आपका पहला अनुभव था, लेकिन पहले के अनुभव से आप लोगों ने कुछ सीखा, जाना, उसको माइंड में स्टोर रखा और उसका यहाँ पे क्या किया, इस्तेमाल किया। तो यही होता है संज्ञान का मतलब। क्या होता है, पहले किसी चीज के प्रति समझ का निर्माण करना, और अगर सामने कोई नई समस्या आ गई तो अपने पूर्व अनुभव से उस समस्या का क्या करना, समाधान करना। ठीक है, तो संज्ञान का मतलब अगर हम लोग जाने तो क्या होता है, समझ का निर्माण करना। ऐसे संज्ञान का मतलब बहुत बड़ा होता है। इस पे हम लोग का केवल एक टॉपिक है जिसमें हम लोग प्याजे जी और वाइगोस्की जी दोनों जन को पढ़ेंगे, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है सीटेट के लिए। तो ये दोनों जन को हम लोग इसमें पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल अभी आप लोग को यहाँ शॉर्ट में ही जानना है। तो अगर हम लोग संज्ञान का मतलब जाने तो संज्ञान का मतलब होता है जानना, किसी चीज को जानना, उस पर ध्यान देना, याद करना, संकेत बताना, वर्गीकरण करना, विचार प्रकट करना, चिंतन करना। ठीक है, समझ का निर्माण करना, ये होता है हम लोग का संज्ञान। फिर हुआ, क्लियर हो गया आप लोग को? शांत जी 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 मैम। टॉपिक है हम लोग का मानसिक विकास, मेंटल डेवलपमेंट। देखिए, मानसिक विकास में हम लोग को क्या देखना है कि शरीर के साथ साथ बालक के मस्तिष्क का भी विकास होता है। ऐसा नहीं हो रहा है कि बालक का केवल शरीर ही डेवलप कर रहा है, उसका माइंड डेवलप नहीं कर रहा है। तो शरीर के साथ साथ बालक के मस्तिष्क का भी क्या हो रहा है, विकास हो रहा है, अर्थात बुद्धि में भी विकास बालक का होता है। छोटा शिशु है, किसी चीज की जानकारी पहले नहीं होती है। पहले एक छोटे बच्चे को दे दीजिए, करेला उसके सामने रख लीजिए, वो जो भी चीजें लेगा उसको सीधे मुंह में डालेगा, करेले को भी मुंह में डालेगा। लेकिन जब उसको उसका स्वाद पता चलेगा, उसका अनुभव होगा, तो वो दोबारा जब उसके सामने करेला रखिएगा तो वो उसको उठा के अपने मुंह में नहीं डालेगा। क्या है, बालक का उस चीज के प्रति संज्ञान का निर्माण हुआ, पहले तो समझ का निर्माण हुआ कि ये करेला है, ये इसको मुंह में डालेंगे तो ये तीखा लगेगा।
है, मान लीजिए किसी गर्म चीज पे बालक हाथ रख दिया, उसका हाथ जल गया, सेकंड टाइम वो अगर वो चीज को देखेगा तो उस पे हाथ नहीं रखेगा, उसके संज्ञान का निर्माण हो चुका है कि यह गर्म वस्तु है, इस पे हाथ रखेंगे तो मेरा हाथ जल जाएगा। तो बालक का क्या है, वहां पे संज्ञान, उस वस्तु के प्रति समझ का निर्माण हो रहा है, उसका समझ विकसित हो रहा है, उसके साथ साथ उसकी बुद्धि का भी तो विकास हो रहा है। ठीक है, बालक का जैसे जैसे शारीरिक विकास हो रहा है, बालक धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, उसके मांसपेशियों में दृढ़ता आ रही है, उसकी बुद्धि में भी तो कुशलता आ रही है, वो बौद्धिक रूप से भी तो तेज होते जा रहा है, किसी चीज को देख रहा है, जान रहा है, समझ रहा है, उसके प्रति समझ का निर्माण कर रहा है, वह भी तो बालक का धीरे धीरे क्या हो रहा है, विकास होते जा रहा है। क्लियर? जी मैम। अगला हम लोग का पॉइंट भाषात्मक विकास, ठीक है, यानी कि लैंग्वेज डेवलपमेंट। तो भाषात्मक विकास में हम लोग देखेंगे कि बालक में एक निश्चित क्रम से भाषाई विकास होता है, जो कि अभी अभी जस्ट हम आप लोग को बताए थे, शुभोपल्ली, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, एक निश्चित क्रम में हो रहा है। पहले बालक सुनता है, फिर बोलता है, फिर पढ़ता है, फिर अंत में बालक लिखता है। तो बालक का कोई भी विकास होता है वो क्या होता है, एक निश्चित क्रम में होता है। तो भाषाई विकास भी क्या होगा, एक निश्चित क्रम में होगा। बालक अपने आयु के अनुसार विभिन्न प्रकार की ध्वनियों और शब्दों का उच्चारण करता है। अब छोटे से बालक को, 6 महीने से बालक को हम बोलेंगे कि तुम बड़े बड़े हार्ड हार्ड वर्ड्स बोलो, तो वो बोल पाएगा नहीं। वो अपनी आयु के अनुसार, अपनी क्षमता के अनुसार उन चीजों को बोलना, लिखना, पढ़ना बालक सीख जाता है। तो बालक का भाषाई विकास भी क्या होता है, एक निश्चित क्रम में होता है। क्लियर हुआ? यस मैम। अगला और लास्ट पॉइंट है हम लोग का शारीरिक विकास, यानी कि फिजिकल डेवलपमेंट। तो शरीर के अंगों का बढ़ना, वृद्धि का होना, ये हम लोग का शारीरिक विकास के अंतर्गत आ जाएगा। हाथ पैर का बढ़ना, ये सब हम लोग का शारीरिक विकास के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, जो कि हम लोग विकास और वृद्धि में इस चीज को, टॉपिक को पढ़े थे शारीरिक विकास में। शारीरिक विकास आप लोगों को समझने की जरूरत नहीं है, इसमें हम लोग का क्रियात्मक विकास, गत्यात्मक विकास, पेशीय विकास, ये तीनों एक ही नाम है। ठीक है, ये तीनों का तीनों नाम एक ही है। पेशीय विकास हो गया बोले, चाहे गत्यात्मक विकास बोले, चाहे हम लोग का शारीरिक विकास बोले, ठीक है, या फिर हम लोग का क्रियात्मक विकास बोले, ये सारा का सारा हम लोग का क्या है, एक ही है। ये सब हम लोग का एक विकास के अंतर्गत आएगा, एक ही नाम है। एक ही नाम के, एक ही चीज के कई नाम दिए गए हैं। हिंदी में एक ही चीज के कई कई नाम दिए जाते हैं, लेकिन इंग्लिश में जो है आपका एक, केवल एक नेम रहेगा, वो क्या है, मोटर डेवलपमेंट। केवल एक ही नाम रहेगा, मोटर डेवलपमेंट। तो शारीरिक विकास में क्या होता है, बालक के हाथ पैर का बढ़ना, सिर का बढ़ना, पैरों का बढ़ना, मसल्स का मजबूत होना, ये सारे हम लोग के शारीरिक विकास के अंतर्गत आते हैं। इसको हम लोग क्रियात्मक विकास, गामक विकास, गत्यात्मक विकास, पेशीय विकास भी कह सकते हैं। ये सब के सब उसी के नाम है। ये आप लोग का आज विकास के सिद्धांत और विकास के विभिन्न आयाम, दोनों टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब आप लोग को इसमें कोई डाउट है तो हम आप लोग को 5 से 6 मिनट का टाइम देते हैं। आप लोगों को जिसको भी इसमें कोई डाउट है तो डाउट क्लियर कर लीजिए। आप लोग को भी कोई डाउट है तो क्लियर कर लीजिए, कोई डाउट नहीं। क्या टॉपिक हम लोग का होगा उसका हम आप लोग को लिंक सेंड कर देंगे। किसी को कोई क्वेश्चन नहीं है, कोई डाउट नहीं है? नो मैम। ठीक है, कोई डाउट नहीं है तो फिर क्लास ओवर किया जाए। हम किसी से कुछ क्वेश्चन करेंगे तो आप लोग आंसर दे सकते हैं। जी मैम। चलिए, अभी अभी हम आप लोग को एक टॉपिक पढ़ाए थे,
एक सिद्धांत बताए थे बालक का कि बालक का जो है विकास जो है सामान्य से विशिष्ट दिशा की ओर बढ़ता है। कैसे बताइए तो जरा। सामान्य से जैसे मैम, जैसे आप उदाहरण दिए मैम कि कोई सचिन तेंदुलकर है तो वो बचपन में ही सीख नहीं गया था। वो पहले वो सामान्य बालक था, उसके बाद धीरे धीरे वो चलना सीखा, बोलना सीखा, धीरे धीरे उसके बाद जाके वो खेलना सीखा। इसी को कहते हैं मैम समान से विशिष्ट की ओर। यानी कि बालक पहले सामान्य गुणों को सीखता है, इसके बाद उसमें कोई विशेष गुण आते हैं, कोई विशिष्ट गुणों को वह अपने अंदर ग्रहण करता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं? सामान्य से सामान्य से विशिष्ट की विशिष्ट। ओर। चलिए विकास जी, ये हम लोग का विकास के सिद्धांत में बालक का सिरा पदामुखी सिद्धांत क्या कहलाता है? सिरा पदामुखी सिद्धांत क्या कहते हैं बताइए तो। विकास जी आप प्रेजेंट हैं? गायत्री जी आप बताइए, विकास का सिरा पदामुखी सिद्धांत क्या है? आप लोग प्रेजेंट है यहाँ? कुछ तो रिस्पॉन्स दीजिए। मैम इसमें सिर से पैर की ओर। हाँ एक मिनट, रानी जी बोल रही है, रानी जी बोलिए। जी बोलिए। मैम वही बोल रहे, सिर से पैर की तरफ रहती है या फिर केंद्र से परिधि की ओर, अंदर से बाहर की ओर, वही ऐसे मुखी। केंद्र से परिधि की ओर, सिर से पैर की ओर हाँ, यह बालक का सिरा पदामुखी सिद्धांत कहलाता है। ठीक है गायत्री जी और विकास जी, आप लोग प्रेजेंट नहीं है क्या यहाँ पे? हेलो। हाँ यस मैम बोलिए। हाँ, आपसे क्वेश्चन की कहाँ थी? चलिए बताइए तो, परिमार्जिता का सिद्धांत क्या है? परिमार्जिता का सिद्धांत क्या है? मैम उसमें बालक के किसी भी गुण को मैम मॉडिफाई। हेलो हाँ बोलिए। मैम, थोड़ा सा फिर से बता सकते हैं आप? परिमार्जिता का सिद्धांत, हाँ फिर से तो हम यस। बता ही देंगे, इसीलिए तो हम डाउन क्लास रखे हैं। इसमें और भी लोग जुड़े हैं, पूजा जी हैं, रानी जी हैं, शीला जी हैं, शिल्पा जी हैं, सुनीता जी हैं, किसी को भी। मैम इसमें बालक के विकास को मॉडिफाई हम लोग कर सकते हैं। बालक के विकास को हम लोग मॉडिफाई कर सकते हैं किस बात से? निशांत जी आप बताइए। मैम इसको हम परिमार्जिता को इंग्लिश में हम मॉडिफाई बोलेंगे मैम। जैसे कि कह सकते हैं कि बच्चे के जन्म के बाद अगर उसे अगर पैर मुड़ा हुआ हो, हाथ मुड़ा हुआ हो, तो उसे हम मालिश के द्वारा उसको हम ठीक कर सकते हैं। और इसको हम जैसे मैम सार्वंगिक विकास भी मतलब सार्वंगिक विकास को ही परिमार्जिता कहते हैं मैम। हाँ जैसे कि बालक का मान लीजिए शिक्षा के क्षेत्र में, चाहे किसी भी क्षेत्र में, हम लोग क्या कहते हैं, शिक्षा के माध्यम से बालक को परिमार्जित किया जा सकता है। बालक जो अगर मान लीजिए किसी गलत राह पे जा रहा है या फिर उनका गलत ट्रैक हो गया है, तो शिक्षा के माध्यम से हम उसको परिमार्जित कर सकते हैं। उसको स्नेह और प्यार से हम बालक को उस मार्ग से हटाकर सही मार्ग पर ला सकते हैं, परिमार्जित कर सकते हैं। उसके विकास का अगर क्षेत्र जो है क्या है, रुक गया है, या फिर बालक जो है विकास के क्षेत्र आगे की तरफ नहीं बढ़ पा रहा है, तो उसमें हम लोग परिमार्जिता का कार्य कर सकते हैं, उसको मॉडिफाई करके। ठीक है, जैसे कि कोई भी चीज हम लोग जब बनाते हैं तो मान लीजिए वो बिगड़ जाता है, तो उसको मॉडिफाई करके हम लोग उसको सुधार लेते हैं ना। उसी प्रकार बालक के विकास में भी अगर किसी प्रकार की कोई कमी हो रही है या किसी प्रकार का कोई ऐसा कार्य हो रहा है जिससे बालक का भविष्य जो है आगे आने वाले समय में सही नहीं है, तो उस समय उस अवस्था में हम उसमें मॉडिफिकेशन लाकर बालक के विकास को सही ट्रैक पर ला सकते हैं। ठीक है, चलिए क्लियर हुआ। और अब किन्हीं को कोई डाउट नहीं है, कोई क्वेश्चन नहीं है?
अगर किसी को कोई डाउट नहीं है, क्वेश्चन नहीं है, तो फिर हम क्लास ऑफ करते हैं। ओके, ओके मैम। ओके, थैंक यू मैम। थैंक यू एवरीवन।